नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रफाल की तरफ से है और कुछ ही दिन पहले हमने आप सभी को बताया था कि अभी उम्मीद किया जा रहा है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के विजिट पर जाएंगे तब भारत की तरफ से एडिशनल रफाल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है और कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के टेंडर में भी रफाल को विनर घोषित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अभी भारत की तरफ से एडिशनल 26 और 114 रफाल को खरीदने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रफाल एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, तो सबसे बड़ा सवाल ये कि फ्यूचर में कितने सालों तक अपनी डोमिनेंस को वहां पे बनाए रख सकता है, क्योंकि अभी के लिए रफाल का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और वीवीआर कैपेबिलिटी है और इसकी स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से दुनिया की किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम की डेंस नेटवर्क को नाकाम कर सकता है। लेकिन जैसे कि अभी ये सुनने को मिल रहा है कि फ्रांस की तरफ से अभी एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि 2035 से 2040 के बीच ऑपरेशन होने वाला है और ये एयरक्राफ्ट आगे चलकर रफाल को रिप्लेस करने वाला है। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर हम अभी के लिए इतनी बड़ी मात्रा में रफाल को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने वाले और बस 10 से 15 साल के बाद फ्रांस की तरफ से रफाल का जो प्रोडक्शन है उसको बंद करने का फैसला किया जा रहा है, तो क्या होगा? क्योंकि ऐसे होने पर हमको स्पेयर पार्ट को लेकर इशू सामने आ सकते हैं, जैसे कि अभी मिराज 2000 के साथ हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पर डसॉल्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि भले ही रफाल का प्रोडक्शन जो है वो 2040 के बाद वो लोग बंद कर सकते हैं, लेकिन वो रफाल की सभी एग्जिस्टिंग ऑपरेटर को विश्वास दिलाते हैं कि वो 2070 तक रफाल की सभी ऑपरेटर को अपनी सभी प्रकार की सर्विस और स्पेयर पार्ट को सप्लाई करने वाले। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगे चल के रफाल को मॉडर्न और फ्यूचर थ्रेट के खिलाफ सक्षम रखने के लिए इसमें 2 बड़े मेजर अपग्रेड पैकेज को भी ऑफर किया जाने वाला है, जिसमें रफाल फ्रांस की तरफ से अभी डेवलप किया जा रहा है 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के यूनिट्स को मैच करने वाला है। अभी रफाल की F4 स्टैंडर्ड की अपग्रेड पैकेज को भी लॉन्च किया जा चुका है, जिसे 2024 से लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद इसकी एक F5 स्टैंडर्ड की अपग्रेड पैकेज को भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें रफाल में एक नई एंटी-शिप मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। इसके अलावा F5 वर्जन के रफाल हेवीली डिफेंडेड एयर डिफेंस सिस्टम के नेटवर्क को भी नाकाम कर सकते हैं। इसमें ड्रोन्स को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी होने वाली है, साथ ही और भी कई तरह की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होने वाली है और F5 स्टैंडर्ड की रफाल को 2030 के बाद प्रोडक्शन में एंटर किया जाएगा और इसी बीच सभी एग्जिस्टिंग रफाल के ऑपरेटर को भी F5 वर्जन को ऑफर किया जाएगा, जिससे उनकी रफाल को भी F5 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकेगा और इसको आगे चल के वो लोग आराम से 2070 के आसपास ऑपरेट कर पाएंगे। अगला अपडेट भी रफाल की तरफ से और अभी हम इंडियन रफाल के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले साल हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डसॉल्ट एविएशन के बीच एक MOU को साइन किया गया था, जिसमें इंडियन रफाल में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी तक इस प्रोग्राम में हमको कोई खास प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है। अब इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि इंडियन रफाल में इंडियन मेड वेपन्स को, जैसे कि अस्त्र मिसाइल हो जाए या फिर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जैसे हो जाए, इन सभी को इंटीग्रेट करने से पहले हमें रफाल में होने वाली इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा और तब जाके हम इंडियन मेड वेपन्स को रफाल में इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि रफाल में तो पहले से मिट्योर मिसाइल और माइका जैसे मिसाइल मौजूद है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सबसे लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाले मिसाइल में आते हैं, तो हमें भले ऐसे में इसमें अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत पड़ने वाली, जो कि मिट्योर मिसाइल की करीब 30% रेंज को भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसके पीछे मेन कारण ये कि मिट्योर मिसाइल एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और एक महंगा मिसाइल है, जिसको हम लोग वेस्ट नहीं कर सकते और लो प्रोफाइल टारगेट के खिलाफ इनका इस्तेमाल करना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होने वाला है। वहीं पर माइका मिसाइल की बात करें तो ये भी एक मीडियम रेंज का ही मिसाइल है, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन इतनी कम रेंज को प्रोवाइड करने वाले मिसाइल को हम एक सेकेंडरी वीवीआर मिसाइल के तौर पर रफाल में इस्तेमाल करना नहीं चाहते। हम चाहे तो इसकी इंफ्रारेड वेरिएंट को क्लोज रेंज की फाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी रडार गाइडेड वेरिएंट को वीवीआर फाइट के लिए इस्तेमाल करना रफाल के लिए सुटेबल नहीं हो सकता है और ऊपर से इनको इंपोर्ट करना पड़ता है, जिस वजह से लोग महंगे पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से भी रफाल में एक सेकेंडरी वीवीआर मिसाइल की ज़रूरत थी, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक रेंज को हमको प्रोवाइड कर पाएगा और ऐसे में माइका NG एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो 2026 के बाद ही शुरू होगा। तो इस वजह से इसमें अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है और साथ ही आगे चल के अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 जैसे मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जाएगा, जो कि नियरली मिट्योर मिसाइल की कैपेबिलिटी को मैच कर पाएंगे और कॉस्ट इफेक्टिव भी साबित हो पाएंगे। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। रिसेंटली BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में यूक्रेन की 17th टैंक बटालियन के कमांडर की तरफ से ये बताया गया था कि अभी पाकिस्तान की तरफ से उनको जिन वेपन्स को और एमुनिशंस को सप्लाई किया जा रहा है वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी के थे और मजबूरी में आकर उनको यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है।
क्योंकि उनके पास मौजूद सभी वेपन्स की जो स्टॉक पाइल था वो खत्म हो चुका है और अभी उनको अपनी BM-21 सिस्टम से फायर करने के लिए जो रॉकेट चाहिए थे उसके लिए वो पाकिस्तान के ऊपर, रोमानिया के ऊपर, चेक रिपब्लिक के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के लिए चिंता की बात ये नहीं था कि उनकी एमुनिशन की क्वालिटी को यहाँ पे यूक्रेन की तरफ से खराब कहा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये चिंता की बात थी कि वो अभी ओपनली सामने आ चुके हैं, जहां पर यूक्रेन को रशिया के खिलाफ वेपन्स को सप्लाई करने की लिस्ट में आ चुके हैं, जिसके बाद रशिया के साथ फ्यूचर में पाकिस्तान के रिलेशन खराब होना तय हो चुका है। अब इसके बाद अपना फेस को बचाने के लिए पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस के स्पोक पर्सन मुमताज जहरा बालोच की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन को अभी तक कोई भी वेपन को सप्लाई नहीं किया गया और यूक्रेन की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है, जबकि सच्चाई आप सभी को पता है। और यूक्रेन की कमांडर की स्टेटमेंट से पहले ही पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाए जाने वाले एमुनिशन को उनके सीरियल नंबर के साथ और लेवल के साथ यूक्रेन में देखा जा चुका है, जिनको रशियन फोर्सेस के खिलाफ वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो झूठ बोलने से कोई फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला है। इसके अलावा अभी कुछ पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से यूक्रेन की कमांडर व्लादिमीर की तरफ से दिए गए स्टेटमेंट को काउंटर करते हुए ये कहा जा रहा है कि दरअसल पाकिस्तान की तरफ से जिन रॉकेट्स को सप्लाई किया गया था उनमें कोई भी खराबी नहीं है और उनमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम ये कि जो रॉकेट पाकिस्तान की तरफ से उनको सप्लाई किया गया था उनको KRL-112 रॉकेट लॉन्चर से इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, जिस वजह से इनको BM-21 सिस्टम से फायर करने पर ये लोग दिक्कत दे रहे हैं। मजे की बात तो ये कि जो KRL-112 सिस्टम की बात पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, इसको भी पाकिस्तान की तरफ से रशियन ओरिजिन BM-21 सिस्टम को बेस करके बनाया गया था, यानी कि कॉपी करके बनाया गया था। लेकिन हो सकता है जिन रॉकेट को पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है उनका बेसिक फंक्शन रशियन BM-21 सिस्टम से थोड़े अलग होंगे, जिस वजह से ये सही तरीके से BM-21 सिस्टम से लॉन्च करने के लिए कॉम्पैक्टेबल नहीं हो रहे हैं और दिक्कत दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। हम यहाँ पर उनको किसी भी तरीके से काउंटर करने के लिए तो नहीं आए। मजे की बात तो ये कि जब एक तरफ पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश किया जा रहा है कि यूक्रेन को उनकी तरफ से कोई वेपन को सप्लाई नहीं किया जा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के बाकी सभी डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से ये प्रूव करने की कोशिश किया जा रहा है कि यूक्रेन की कमांडर की तरफ से जो पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई की गई एमुनिशन को लो क्वालिटी का बताया गया था वो बिल्कुल गलत बताया गया था और उनके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से जो वेपन सप्लाई किए गए थे यानी कि यूक्रेन को दिए गए थे बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के दिए गए थे। अगला अपडेट पंप जेट प्रपल्शन सिस्टम की तरफ से, जिसे मॉडर्न सबमरीन के लिए बहुत ही ज़रूरी सिस्टम कहा जा सकता है, क्योंकि पंप जेट सिस्टम बहुत ही साइलेंट सिस्टम होते हैं और बहुत ही लो नॉइज को जनरेट करते हैं, जिस वजह से किसी भी सबमरीन के लिए और खास करके न्यूक्लियर सबमरीन के लिए बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी साबित हो सकते हैं। अभी भारत की तरफ से अपने दम पर ही ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना स्टार्ट किया जा चुका है और अपनी फ्यूचर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स में इनको इम्प्लीमेंट करने का प्लान भी किया जा रहा है, पर अभी तक इनकी डेवलपमेंट कोई खास आगे नहीं बढ़ा है। इसी बीच फ्रांस की तरफ से भारत को न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने में मदद करने का वादा किया गया था, जिसमें फ्रांस की तरफ से सिर्फ नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत को मदद करने की बात की गई थी, यानी कि सबमरीन की बेसिक डिज़ाइन और इसमें मौजूद रिएक्टर को हमें खुद से डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाली बाकी किसी भी सब सिस्टम को जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं होगा उनको फ्रांस की तरफ से प्रोवाइड किया जा सकेगा और इसमें पंप जेट प्रपल्शन सिस्टम भी शामिल है। अब भारत की तरफ से 2016 से ही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया गया था, लेकिन अभी तक हमें इसमें कोई खास लीड नहीं मिला है। अभी बताया जा रहा है कि हमारे न्यूक्लियर एसेसन का जो बेस होगा वो हमारी अरिहंत क्लास की सबमरीन की डिज़ाइन पर बेस करके होने वाला है, लेकिन इनकी डिज़ाइन अभी थोड़ा मॉडिफाई किया जाएगा और इनको अरिहंत क्लास की 3rd जनरेशन की डिज़ाइन को बेस करके बनाया जाएगा। पर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप करना है जो कि ज़्यादा पावर को यहाँ पे जनरेट कर पाएगा, क्योंकि SSBN यानी कि अरिहंत क्लास की सबमरीन में जो रिएक्टर लगा हुआ है वो एसेसन के लिए सफिशिएंट पावर को डिलीवर नहीं कर सकता है और नॉर्मली जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होते हैं उनका तेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है, जबकि SSBN का तेज होना इतना ज़रूरी नहीं है और उनको मेनली स्टेल्थीली और स्लोली मूव करने के लिए बनाया जाता है, जिस वजह से अभी एक 190 मेगावाट की रिएक्टर को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको हम लोग अपनी एसेसन में इस्तेमाल कर पाएंगे। और साथ ही अगर फ्रांस की तरफ से भारत को अपनी पंप जेट टेक्नोलॉजी को दिया जाता है तो इसको भारत अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बाद आगे चल के भारत अपनी कन्वेंशनल सबमरीन की फ्लीट में भी सेम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनको डेवलप कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।